का बाकायदा आगाज करने से पहले आपको बताते हैं कि आज का रनडाउन क्या है। एहतिसाब के निजाम पर मुल्क की 3 बड़ी सियासी जमातें एक पेज पर। नैब के इख्तियारात में रद्दोबदल का मंसूबा बना लिया गया। सुपरा कमीशन बनाकर नैब को महदूद करने का प्लान किस किस को बचाने के लिए है। कराची में क्या होने वाला है, एमक्यूएम मुकम्मल खामोश, मगर अब मुत्तहिदा कायद की तकारीर पर गैर एलानिया पाबंदी के खिलाफ मुत्तहिदा ने भूख हड़ताल के लिए कमर कस ली। एमक्यूएम की नई हिकमत अमली सोच समझ कर तैयार की गई या इस बार भी जल्दबाजी। नैब 16 साल में किसी भी बड़ी मछली पर हाथ डालने में नाकाम रही। हर आने वाली हुकूमत ने नैब को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया। क्या माजी में नैब का किरदार ही इसके काम में सबसे बड़ी रुकावट है? आज का रनडाउन आपने जाना। नैब का मामला लग ये रहा था कि वज़ीर आज़म के सख्त बयान और नैब तर्जुमान की नरम वजाहत के बाद कुछ ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन ये मामला ठंडा नहीं पड़ रहा। राना सनाउल्लाह जो कि वज़ीर कानून पंजाब हैं, वो आज एक बार फिर बोले और उन्होंने कहा कि मियां मंशा को तंग किया जा रहा है। अखबारात में ये खबरें लगती हैं कि मियां मंशा नैब के दफ्तर में 3 घंटे तक बैठे रहे। वो एक शरीफ आदमी है। जब उनसे सवाल हुआ कि मियां मंशा का आपकी हुकूमत से क्या ताल्लुक है, तो उन्होंने कहा कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के दौर में भी वो बड़े करीब थे मुशर्रफ साहब के, अब वो हमारी हुकूमत के भी करीब हैं। वो एक इन्वेस्टर आदमी हैं, उनसे बातचीत मामला चलते रहते हैं। मामला ये है कि मियां मंशा जो हैं, उनके हवाले से मुबैना तौर पर जो करप्शन की तहकीकात है, इस मामले को सेनेट की जो कायमा कमेटी है उसने एहतिसाब ब्यूरो नैब को भेजा था, जिसके बाद नैब ने एमसीबी निजकारी मामले की तहकीकाती रिपोर्ट 15 फरवरी 2015 तक पेश करने का हुक्म दिया था। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जो 150 मेगा करप्शन केसेस की फहरिस्त नैब ने पेश की थी, उसमें एमसीबी बैंक निजकारी का यह केस भी शामिल था। मियां मंशा को नैब का नोटिस जारी किया गया और 47 सवालात भेजे गए और उनसे उन सवालात में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछे गए, क्या आपको पता था कि एमसीबी बैंक की निजकारी के लिए जमा करवाया गया बैंक गारंटी नंबर गलत था? एमसीबी को इसके अपने ही वसाइल से खरीदा गया और एमसीबी बैंक से ही कर्ज लिया गया। क्या आपको यह बात पता थी? जब आपने बैंक खरीदा उस वक्त पार्टनर की तादाद 12 थी। दीगर पार्टनर्स ने बैंक किस तरह छोड़ा? इन पार्टनर्स के शेयर किसने खरीदे? उन्हें इनके शेयर्स के बदले में क्या दिया गया? मियां मंशा ने 15 जुलाई 2015 कोई बयान रिकॉर्ड करवाया और 3 घंटे तक वो नैब के दफ्तर में मौजूद रहे और 1991 में मियां नवाज शरीफ के पहले दौर हुकूमत में निजकारी के जरिए मियां मंशा ने एमसीबी बैंक खरीदा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इस हवाले से हमने एक खुसूसी रिपोर्ट भी तैयार की है जो कुछ हो रहा है। जरा वो रिपोर्ट देखें, फिर इस पर मजीद बात करें। नैब से मुतल्लिक़ जो वज़ीर आज़म ने बात की है वो एक तजवीज़ है। हुकूमत जो है वो इस सिलसिले में जरूरी कार्रवाई और कानूनी कार्रवाई जो है वो कर सकती है। 25 साल पहले एक ट्रांजेक्शन होती है मियां मंशा, तो आप आज 2-2 घंटे 3-3 घंटे जो आप अपने वेटिंग रूम में बैठाते हैं, फिर उसकी वहाँ से जो है वो तस्वीरें जारी करवाते हैं कि जी वो बैठे हैं मुजरिम की तरह से। यहाँ पे तो बहुत से लोगों को बचाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। ज्यादा प्रॉस्पर किया है उनकी बिजनेस ने जब PMLN की हुकूमत आई है। मंशा के खिलाफ कोई ऐसा केस नहीं, और कई लोग हैं जिनको बचाने के लिए जिस तरह लागे वो तन जाने, वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग हैं, सिर्फ उनको बचाने के लिए अगर इस तरह की बात की जाए तो मुनासिब नहीं। पंजाब में करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज करते ही नैब का महकमा हुक्मरान जमात के जेर अताब आ गया है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तंबीह के बाद नैब की जानिब से एक तफसीली बयान सामने आ चुका है, मगर उसके बावजूद ऐसा लग रहा है कि हुक्मरान जमात के वुज़रा नैब की किसी वजाहत को सुनने पर तैयार नहीं। मजीद इत्तलात ये हैं कि हुक्मरान जमात ने 1999 में नाफिज किए जाने वाले नैब ऑर्डिनेंस को खत्म करके नैब को कंट्रोल करने के लिए पार्लियामेंटेरियन सरकार पर मबनी एक सुपरा कमीशन बनाने का उसूली फैसला कर लिया है। सुपरा कमीशन के कयाम के बाद नैब किसी भी कार्रवाई से कबल इस हुकूमती कमीशन की पेश की इजाजत लेने का पाबंद होगा। इस तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमने इस्लामाबाद से दावत दी है अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा शेख रशीद अहमद साहब को, और शायद मुल्की सियासत की जो नब्ज है इनसे बेहतर कोई नहीं पढ़ सकता और कोई नहीं जानता। शेख रशीद अहमद साहब, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। हमें मालूम है कि आप रात 10 बजे अक्सर टॉक शोज में नजर नहीं आते, लेकिन बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। कहिएगा, एहतिसाब के मामले को लेकर तमाम सियासी जमातें मखमसे का शिकार क्यों हैं? क्या ये अपनी पसंद का एहतिसाब चाहती हैं कि जो ये कहें नैब वो करे?
ये सारे चोर इकट्ठे होने जा रहे हैं और नैब की भी सियासी जिंदगी का फैसला होने जा रहा है। और नवाज शरीफ साहब के रास्ते में हमेशा से मुख्तदर हल्के वो समझते हैं रुकावट रहे, वरना वो मन मानी खेलते। ये आसिफ नवाज हो, बेग हो और करामत हो, मुशर्रफ हो, ये किसी के साथ नहीं चल सके। ज़ियाउल हक इनके माई बाप थे सियासी तौर पे, सिर्फ वो एक ऐसी शख्सियत थे जिनके साथ ये खुला डुला खेले। बाकी मंशा इनका तीसरा भाई है। मंशा ये ग्रुप पाकिस्तान में सरमायादारों का एक ऐसा ग्रुप है जो इस मुल्क की मईशत को खरीदता है, सियासत को खरीदता है, अदारों को खरीदता है, इलाकों को खरीदता है। और मैं ये समझता हूँ, मैं पहले कह चुका हूं, इसको रिपीट नहीं करना चाहता कि ये आइंदा आने वाले 2016 बहुत अहम है और आइंदा आने वाले महीने जो हैं ये फैसला करेंगे। और ये भी हो सकता है कि ये नैप रोते रहे और कोई कैप हो जाए। नैप से कैप में जाते हुए कोई ज्यादा अरसा नहीं लग सकता। और अगर ये समझते हैं कि इंटरनेशनल पावर्स उनके पीछे खड़ी हैं, तो मुख्तदर हल्कों को भी पता है कि किसने इराक की फौज को तबाह किया, किसने लीबिया की फौज को तबाह किया, किसने यमनी फौजों को तबाह किया, ट्यूनिस की फौजों को, जॉर्डोनियन के पीछे पड़े। ये सारी कुव्वतें वो हैं जो हमारे एटॉमिक के, हमारे स्मार्ट बम्स के, हमारे नसर बम के, उससे उसकी सलाहितों और हमारे साइंसदानों की सलाहितों से खौफजदा है। और एक मामला यूरोप में बचाया है। मैं जानना ये चाह रहा हूं, चौधरी निसार साहब की जबान में बात करूं, अगर किस नैब ने किसके दुम पर पांव रख दिया था जो मियां साहब को इतना गुस्सा आ गया, पब्लिकली उन्होंने इतनी सख्त बात कर दी? मैंने तो कहा कि गैंडे ने पांव रख दिया शेर की दुम पे, और गैंडा खतरा है शेर की दुम मुंह में ना ले ले। और अगर गैंडे ने शेर की दुम को लेके शेर कर लगवाने शुरू कर दिए तो सारे मुल्क में चंगाड़ शुरू होगी। मियां मंशा तो एक वन ऑफ दी वो लोग है, अभी फैसलाबाद के लोग इसमें हैं। ये सारी प्लानिंग के तहत चीजें मुनाफा बख्श बेची गई हैं। और मसला क्या है जी, अभी तो मुजरम नहीं ठहराए गए मंशा साहब। मंशा साहब ने सियासी पार्टियों को जेब में रखा हुआ है नवाज शरीफ के लिए। 3 घंटे नैब के दफ्तर में बिठाया, इस बात का गुस्सा है शायद। दफ्तर में तो वो बड़ा मिटा हुआ आदमी है, शायद वो खामोश ही रहता है, शायद बात आगे बढ़ने जा रही है। और बात इस हद तक आगे बढ़ने जा रही है कि कई सरमायादार, देखें पाकिस्तान की एक्सपोर्ट तबाह हो रही है। क्रूड ऑयल मतलब मंशा को सस्ता क्यों दिया जा रहा है और दूसरों को तेल महंगा क्यों दिया जा रहा है? ये खाला का बेटा लगता है नवाज शरीफ साहब का। क्रूड ऑयल का जो पावर प्लांट चल रहे हैं वो मंशा के हैं, उसको फायदा पहुंचाने के लिए इसको कम कर दिया। और एलएनजी का जो इतना बड़ा ड्रामा है, ये सैफुर रहमान भी इनका भाई है। ये क्या मसला है? किस शरह पे, कितने किराए पे एंग्रो वालों को वो टर्मिनल है, कितना एमएमबी U2 जो है वो उसको रेंट मिलेगा, पावर प्लांट को किस कीमत पे एलएनजी जाएगी, टेक्सटाइल को किस कीमत पे जाएगी, हम गरीबों को सीएनजी, ये सब फ्रॉड है। इस दफा इनको समझ आ गई है कि हमारे मसला ये है कि मियां साहब ने इतना सख्त बयान दिया, उसके बाद खिलाफे तवक्को जो नैब के तर्जुमान ने बयान दिया वो बड़ा ही नरम था। उससे लग रहा था कि मियां साहब ने पता नहीं क्या तजावीज दे दी हैं जो नैब को बड़ी अच्छी लगी हैं। देखें, अच्छी वच्छी कोई नहीं बनी। नैब का ख्याल था कि अपोजिशन भी उनके साथ है, उनके नामजद हो, गवर्नमेंट भी उनके साथ है। फजलुर रहमान वैसे ही कल मिला है। पहले शुजात साहब शहबाज साहब पहली रैकी करते हैं, पहला इनिशियल गेम करते हैं। कल जब फजलुर रहमान से वो मिले तो समझ आ गई थी ये क्या करने जा रहे हैं। जल्दी करें, तेजी तब होगी जब ये करेंगे। और इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उन्होंने ये बल्दियाती इलेक्शन उन्होंने देखा कि हम खरीद सकते हैं, क्या मसला है, ये हम सारे इंतखाबात खरीद सकते हैं, इलेक्शन कमीशन उनका है। जजेस के बारे में जो नवाज शरीफ साहब की पॉलिसी है वो सबको पता है। वो तो जहांगीर करामत के दौरान उन्होंने जर्नैलों को भी खरीदने की कोशिश की। ये अलहदा बात है कि आसिफ नवाज के दौर में ये बात बेल मंडेर नहीं चढ़ सकी और उनके मामलात जो हैं काफी पेचीदा हैं। मेरा ख्याल है मुल्क की सियासत बहुत ही पेचीदा दौराए में आइंदा 8 दिनों में दाखिल हो जाएगी। फरवरी की 25-27 तारीख से ये नाजुक दौर में दाखिल हो जाएगी। नाजुक दौर में होने क्या वाला है और नैब के साथ क्या होने वाला है? नैब के साथ कुछ नहीं होने वाला, नैब के साथ नहीं होने वाला। जिन्होंने कुछ करना है, उन्होंने अगर कुछ करना है
तो यही 2-3 महीने हैं, उनके पास भी वक्त थोड़ा है, वरना नवाज शरीफ इस मुल्क और कौम पे मुसल्लत है। उसको छुटकारा हासिल करने के लिए क्या होगा और क्या नहीं होगा ये अल्लाह को पता है। लेकिन नवाज शरीफ साहब हस्बे मामूल, जब मैं कहता था जब 2 ताई अक्सरियत में आते हैं वो अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारते हैं। ये कुल्हाड़ा मुखालफों को लगेगा, ये कुल्हाड़ा मुक़्तदर ताकतों को लगेगा, या खुद नवाज शरीफ साहब के पाँव पे लगेगा। ये आइंदा आज के बाद 90 दिन 60 दिन लगा लें, उसमें फैसला हो जाएगा। शेख साहब, नवाज शरीफ और उनके वुज़रा ये तासुर देने की कोशिश करते हैं जब हम उनसे सवाल करते हैं कि जी अस्करी क़यादत और वो एक पेज पर है और सब बड़ा परफेक्ट चल रहा है, ये कुछ सियासतदान है। आपने मेरा दिल से सवाल किया आज। अब आपको समझ आई है जो शेख रशीद कह रहा था कि कभी नहीं है, सिर्फ आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ एक पेज पे है। फजलुर रहमान भी इनके कोने में एक क्लिप लगा हुआ है, यही आल असफंद यार वली का है, माइनस इमरान खान। अभी मैं पार्टी की बात नहीं करता उसकी, उन्होंने जो केपीके में किया अच्छा नहीं किया, लेकिन इमरान खान एक ऐसा बंदा है जिससे उम्मीद है कि इस चीज के खिलाफ बाहर निकलेगा। हर उस पॉलिटिकल कुव्वत को जिसकी गैरत जिंदा है, चोरों के इस एक्शन के खिलाफ बाहर निकलना चाहिए। अगर इस एक्शन पे कौम, अगर इन्होंने चेंज किया नैब लॉ, बाहर ना निकली, आटे दाल चीनी के चक्रों में लगी रही, तो फिर मैं यकीन से कह सकता हूं कि जमहूरियत के दिन कुछ ज्यादा लंबे नहीं है। शेख साहब, जो कुछ पीटीआई ने केपीके में किया है एहतसाब कमीशन के साथ, मियां साहब के स्टेटमेंट के बाद, तो सब लोग कह रहे हैं और हम भी समझते हैं, आप नहीं समझते तीनों जमातें एक पेज पर आ गई हैं एहतसाब को लेकर? मुझे पूरा यकीन है कि इमरान खान वापस लौटेंगे और वो जो कुछ हुआ है बुरा हुआ है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उन केपीके में जो कुछ हुआ है उससे उनकी सियासी बहुत नुकसान पहुंचेगा। ये तहरीक बनने जा रही है, बिल आखिर इस तहरीक का फैसला या सड़कों पे होगा या सुप्रीम कोर्ट में होगा, या फिर वही होगा कि प्रेशर कुकर फटेगा। सब फिर कहेंगे जनाब अली कि ये पटाखा जो है ये कैसे चल गया और कैसे प्रेशर कुकर फट गया। सारी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एमक्यूएम से लेकर नून लीग तक हर सियासी जमात किस जल्दी में है? देखें, एक ऐसा वक्त है जिसमें वो समझते हैं कुछ मनवा लें। 2016 मैं कह चुका हूं, बार बार कह रहा हूं, बहुत अहम साल है, और ये मार्च अप्रैल कुछ दिन बढ़ जाएं, उसमें बहुत सारे सियासी फैसले होने हैं। अच्छा शेख साहब, कमिंग बैक टू द टॉपिक, आपको नैब के साथ कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा, आप ये कह रहे हैं? देखिए, नवाज शरीफ अगर आइन लाएंगे तो अपने अगर अमेंडमेंट लाएंगे, अगर इख्तियारात सलब करेंगे, तो वैसे ही जो आसिफ जरदारी का इस वक्त मुल्क में लेवल है, जो सोच है, इमेज है, वही नवाज शरीफ का हो जाएगा। ये दौर मेट्रो, ऑरेंज ट्रेन और सोलर प्लांट और ये इंजन और ये चाइनीज लोकोमोटिव, मैं समझता हूं कि आसिफ जरदारी जो मैं बड़ी बात कहता था, जो बड़ी पॉपुलर है मुल्क में, अगर वो पेस्ट्री चोर था तो ये बेकरी चोर है। अगर पीपल्स पार्टी पेस्ट्री चोर थी तो मौजूदा हुकूमत बेकरी चोर है, और इस बेकरी का मैदा जो है, उसका खमीरा, मैं क्या कह सकता हूं, उसके खमीर, उसकी सोचें और जो कुछ इनको मशवरे दिए जा रहे हैं, मैं नहीं समझता कि ये बेल मुंडेर चढ़ सकती है, इसका कुछ भी नतीजा निकल सकता है। तो शेख साहब, आप ये कह रहे हैं कि मियां साहब अपने पैर पर कुल्हाड़ी 2016 में खुद ही मारेंगे? मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि एक चीज की किस्मत है जो उनको हमेशा ले आती है, और हमारी बेवकूफियां हैं, हमारे मसाइल ज्यादा लोग हैं, और ये बल्दिये के इलेक्शन में साबित हुआ है कि पैसा फेंक तमाशा देख, और जनरल इलेक्शन के पास वक्त भी इनके पास मियां मंशा जैसे कई हैं, और मियां मंशा सिर्फ नवाज शरीफ को ही नहीं देता जी, और लोगों को भी माल लगाता है। बड़े लोगों का काम यही है, किसी को माल लगा के ऊपर ले आओ, किसी का मुंह चुप कराने के लिए उसका माल लगा दो। मियां मंशा इस काम का माल देता है मियां मंशा? सर नाम लें। बैट्समैन है जी। क्या फरमाया मैंने कहा सर किस किस को मियां मंशा साहब पैसे देते हैं, नाम ले दें आप। चारों में कह दिया, वक्त आया तो कह भी दूंगा। अगर ये सियासत के हालात खत्म रहे कि मार्च से मैं, क्योंकि मेरे पास तो पैसे नहीं है जलसा करने के, रोज मार्च के महीने में एक टीवी शो करूंगा। अगर इन्होंने मेरे टीवी शो पे पाबंदियां ना लगा दी, और कौम को हकीकत बताऊंगा कि ये मंशा टाइप लोग कौन है और कराची में माफिया क्या है, और कौम को निकलना होगा जी। मर जाएंगे हम लोग। ये लूट मार का हमें 19 करोड़ लोगों को इन्होंने कैदी बना लिया है, माशी तौर पे मजारा समझ लिया है।
हमने बेशर्मी और बेगैरती की जिंदगी गुजारनी है या गैरत से मरना है। मेरा पहले दिन से यही नारा है कि सड़क पे आओ, चौक और चौराहे पे ही मरो या मर जाओ, और इस निजाम से और गंदे और परागंदा लोगों से इस कौम को साफ करो। शेख साहब, फिर मार्च में आप पहला इंटरव्यू मुझे ही दे दीजिएगा जो इंकशाफात आप करने वाले हैं। इंशाअल्लाह। सर, ये आप नेशनल टेलीविजन पर कमिटमेंट कर रहे हैं कि मार्च में फिर पहला शो आप मेरे साथ करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा सर, कुल्हाड़ी की आपने बात की तो आसिफ अली जरदारी तो बचाने आ जाएंगे मियां साहब को, जिस तरह धरनों में बचाया था। वो खुद बचेगा तो धरने का मसला और था, अब मसला और है। अब पाकिस्तान सालमियत का सवाल है। पाकिस्तान की सालमियत पे सुपर पावर्स वार कर रही हैं। सुपर पावर इस महीने में आएंगी, मार्च में आएंगी, ये भी मार्च में सुपर पावर्स के पास जाएंगे। और अगर ये समझते हैं कि पाक फौज किसी सुपर पावर से डरी है या उसके जेर असर है या उनकी इन्फ्लुएंस में है, तो इन ख्याल अस्तो महाल अस्तो जुनू। अच्छा शेख साहब, ये जरदारी साहब का क्या चक्कर है? वो बाहर बैठे हैं, बड़े आराम से रिलैक्स कर रहे हैं और बयानात भी दे रहे हैं। अभी कल बयान दिया कि मियां साहब FIA को भी ठीक करें, ये भी सही नहीं चल रही। उसकी लगती है चौधरी निसार से जरा, चौधरी निसार भी उससे खुंदक खाता है, ठीक ही करता है। मैं निसार के साथ हूँ। और सर, मियां साहब निसार के पीछे हैं या नहीं है? आसिफ जरदारी साहब का आपने फरमाया, आसिफ जरदारी साहब के बिहाफ पे रहमान मलिक साहब ने 2 मीटिंग्स की मुख्तदर हलकों से, और वो ड्राफ्ट भी डिस्कस किया कि आसिफ जरदारी ये बयान दे देते हैं जो उन्होंने कहा ईंट से ईंट बजा देते हैं, उसका मतलब ये नहीं था, ऐसे था। मुख्तदर हलकों ने रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर वो केस में मतलूब है तो उससे कोई सुलाई नहीं है। 27 को जहाज उनका तैयार था सऊदी अरब से पाकिस्तान आने के लिए, और यहाँ भी मुख्तदर हल्के तैयार बैठे थे उनको पकड़ने के लिए, लेकिन उनको पता लग गया कि ये काम खराब है, इसलिए वो सऊदी अरब से वापस दुबई और दुबई से अमेरिका, और हमें बेवकूफ बना रहे हैं। वो अमेरिका के ओबामा के नाश्ते में चले गए। मैं भी 2 दफा उस नाश्ते में गया हूँ। शेख साहब, आखिरी वो जम्बे गफीर होता है, और एक दफा मैं उठाया तो उन्होंने, अमेरिकन ने मुझसे पैसे वापस लिए कि तुम वो क्या होता है, वेव कर देता है, हम गुलाम लोग हैं, समझते हैं अमेरिकन सदर ने हाथ हिला दिया, बस सत्ते खा रहे हैं। पाकिस्तान में हम खबर लगवा देते हैं। मैं और शहीद बेनजीर भुट्टो एक ही टेबल पे थे जब अमेरिकन प्रेसिडेंट का ये, इसको एक मजहबी से त्यौहार का उनका दिन होता है, ब्रेकफास्ट, उसको पता नहीं क्या इंग्लिश में कहते हैं। हमें बेवकूफ बनाने के लिए कोई मौका ये गैंग ऑफ 5 नहीं छोड़ते। अब अपने 30 बच्चों को तैयार कर रहे हैं गुलामी के पिलर खड़े करने के लिए। इंशाअल्लाह ताला ये कौम 2016 में बेहतरी की तरफ जाएगी, और 7-8 दिन के बाद इस कौम की तकदीर के जो ये गलत फैसले करेंगे इनके गले में पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद हमारे साथ मौजूद थे, और वो ये कह रहे हैं कि अगले 8 दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं और 2016 बड़ा मुल्की सियासत के लिए इंपॉर्टेंट है, और मार्च के महीने में कुछ होने वाला है, और उन्होंने कमिट भी किया है कि वो क्या होने वाला है वो हमारे शो पर ही बताएंगे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, और MQM ने 15 दिन का राशन जमा करने का कहा, और अब MQM खुद भूख हड़ताल पर चली गई है। जरा इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। 4 रोज इसके लिए हम भूख हड़ताल करेंगे। 19 फरवरी, 20 फरवरी, 21 फरवरी और 22 फरवरी सुबह 11 बजे से लेकर रात 11 बजे तक ये भूख हड़ताल होगी। जो आईन ने जमानत दी थी हमारे बुनियादी हुकूक की, वो लाहौर हाई कोर्ट ने हमें महरूम कर दिया हमारे इस बुनियादी हक से। स्कॉटलैंड यार्ड की जानिब से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कायद को मनी लॉन्ड्रिंग केस में हाजिरी से इस्तिस्ना और पासपोर्ट वापस करने के फैसलों के बाद सिंध की सियासत में तेजी आ गई है। एक जानिब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की मुकामी और लंदन राब्ता कमेटी ने अवाम को 15 दिन का राशन जखीरा करने का मशवरा दिया, तो दूसरी जानिब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कायद की जानिब से पाकिस्तानी वीजा फॉर्म के हुसूल की खबरों ने पाकिस्तानी सियासी माहौल को मजीद गर्मा दिया है। उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, बहुत सारे मुल्कों में उसके वीजे की जरूरत नहीं होती है। पाकिस्तान में अलबत्ता आने के लिए वीजा अप्लाई किया है उन्होंने, जिसका फॉर्म ले लिया है, तो उसके बाद हिसाब से वीजा अप्लाई होगा। अब देखते हैं कि पाकिस्तान भी आया जा सकता है और साथ में मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी जाया जा सकता है। इसके साथ ही मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जानिब से पाकिस्तान में मुत्तहदा कायद की तकारीर और इंटरव्यूज नशर करने पर पाबंदी के खिलाफ लंदन में बरतानवी वजीर आजम की रिहाइशगाह के बाहर भूख हड़ताल करने के बाद मुत्तहदा कराची में 4 रोजा अलामती भूख हड़ताल करने जा रही है। इतलात ये भी है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट एक बार फिर
मुल्क की सियासत में बड़ा किरदार अदा करने की तैयारियां कर रही है, जिससे इन खबरों को तकवीयत मिलती नजर आ रही है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मुकामी और बैनुल अक़वामी स्टेक होल्डर्स के साथ मामलात तय हो चुके हैं। रिपोर्ट आपने देखी, इस्लाम इशू पर बात करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियोज में मुझे ज्वाइन किया एमक्यूएम के रुकने कौमी असेंबली अली रजा आब्दी साहब ने। अली, आपका बेहद शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। कहिएगा कि कल आपकी राब्ता कमेटी ने बयान दिया कि अगले 15 दिन में कुछ होने वाला है, राशन अद्वियात जमा कर लें। आज आप खुद भूख हड़ताल पर जा रहे हैं कि आपके जो कायद हैं उन पर गैर एलानिया पाबंदी लगी हुई है, तो क्या सब प्लान्ड है ये या कुछ जल्दबाजी में फैसले हो रहे हैं? बहुत शुक्रिया एहतिशाम। ये दो इश्यूज हैं। जो 15 दिन के राशन की बात, मेरे ख्याल में अभी थोड़ी देर पहले शेख रशीद साहब ने भी उसको एंडोर्स कर लिया और बड़े वाज़े तौर पे कहा कि आइंदा कुछ दिनों में कुछ चेंजेस आने वाले हैं। उन्होंने 8 दिन दिए हैं। और जब चेंजेस उन्होंने 8 दिन दिए हैं और मैं समझता हूं कि बिल्कुल सही बात है और वो भी समझ रहे हैं जैसे मेरे कायद समझ रहे हैं। और मेरे कायद ने भी इससे पहले काफी दफा बताया, पेशन गोइयां की कि जिसमें तालिबानाइजेशन, दाइश और बाकी इश्यूज के बारे में, और वो सच साबित हुई बाद में। अभी भी जो उन्होंने बात की वो इसी तनाजुर में थी कि जब नैब ने अपनी एक्टिविटी शुरू कर दी पंजाब में, और फिर साथ में रेंजर्स जो है वो भी पंजाब में जाने के लिए तैयार है। इसका आप इसमें देखिए तनाजुर में कि जो ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 1-1.5 हफ्ते पहले, उसमें कुछ कलादम तंजीमों के बारे में उन्होंने बताया था कि इनके गठजोड़ किस तरह हैं और ये अलकायदा और दाइश के साथ कैसे जाके मिलते हैं और ये इनके पीछे जाएंगे। ये सारी तंजीमें जो हैं साउथ पंजाब में PMLN के विंग्स के अंडर वहां पे रखी जाती हैं और संभाल के इनको राना सनाउल्लाह साहब हो गए और बहुत सारे इनके लीडर्स हो गए जो कि इनके वोटों पे जीत के आते हैं। तो इन्होंने इनसे वादा किया हुआ था कि जी हमारी हुकूमत आ जाएगी तो आप पे हम आंच नहीं आने देंगे, बाकी हर जगह पे होगा। तो जब आप ये कह रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा ब्लंडर सरजद होगा मुस्लिम लीग नून से, जैसे कि शेख रशीद साहब कह रहे थे कि कुल्हाड़ा खुद मारेंगे मियां साहब अपने पांव पर, ये इस तरह होगा कि तवज्जो इसकी नैब की तरफ से इनके करप्शन के केसेस सामने आएंगे और जो कलादम तंजीमों के साथ इनके लिंक्स हैं, जो इनके जहन मिलते हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू होंगे और उसका एक रिएक्शन आएगा। और वो खुदा न खास्ता रिएक्शन जो है वो पंजाब में तो नहीं और बाकी जगहों पे शायद ही आए, कराची में हम जरूर एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एमक्यूएम ने पेशगोइयां कब से शुरू कर दी हैं? नहीं, पेशगोई नहीं। देखें, हालात इस तरह के हैं एहतिशाम के, उसमें कोई भी समझदार आदमी वो समझ सकता है इसको। और कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन जो हैं वो कराची के पाकिस्तान के हालात से बहुत बखूबी वाकिफ है और वो देख रहे हैं कि किस तरफ करवट बैठ रही है। और बल्कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पंजाब जनाब नवाज शरीफ साहब, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कहलाते हैं, वो एकदम से जब से नैब ने थोड़ी सी तवज्जो इधर दी तो उन्होंने देखा मुड़ के तो एकदम से बिलबिला उठ गए। तो अली, नैब ने कौन सा रिएक्शन दिया? नैब तो बिल्कुल खामोश रही। बड़ा उन्होंने तो तारीफें की, तो बड़ी अच्छी तजावीज दी है मियां साहब ने, उन्होंने तो ये कहा। हाँ, नैब ने अपनी कुछ एक्टिविटी पंजाब की तरफ लेके गए तो मियां साहब का रिएक्शन आया। उस रिएक्शन के तहत नैब ने बिल्कुल ही अपने आप को जमीन पर लेटा दिया कि जी जैसे मियां साहब कहते हैं वैसा होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं होगा। मियां साहब के ऑर्डर्स पे नैब नहीं काम करता, पार्लियामेंट के एक्ट पे काम करता है। टॉपिक पे मैं आना चाह रहा हूं, भूख हड़ताल, अलामती भूख हड़ताल का इस मुल्क की सिविलियन कयादत और मुक्तदर हलकों पर क्या असर होगा? एहतिशाम, ये देखिए कि लाहौर हाई कोर्ट ने कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई की स्पीचेस पे, तस्वीर पे, स्टेटमेंट्स पे एक बैन लगाया था जो कि 15 दिन का बैन था और वो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका आइडेंटिफाई किया और अपने ऑर्डर में दिया कि ये 15 दिन का बैन है। वापस उसको लाहौर हाई कोर्ट भेज दिया कि अब ये लाहौर हाई कोर्ट इस पे डिलिबरेट करके वो 15 दिन का जब ओरिजिनल बैन लगाया था तो उसको लिफ्ट कर दे। एक्सक्यूज मी। और अगर केस चलाना है तो केस वो चलाते रहें, केस हम लोग डिफेंड करेंगे, उनके हिसाब से जो भी प्रोसिक्यूशन है, जो भी वो करनी है वो करते रहें, लेकिन बैन जो है उसको हटा दे ताकि एक आवाज जो कि एंटी टेररिज्म पाकिस्तान में
बहुत लाउड वॉइस थी जो कि हमेशा आइडेंटिफाई करती थी कि पाकिस्तान में एंटी स्टेट एक्टिविटीज और उनके जो लोग थे कलादम तंजीमों के, इस तरह टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के, उनको आइडेंटिफाई करती थी। उस आवाज को बिल्कुल खामोश कर दिया गया है। अच्छा अली, तो आपके मुखालिफिन ने भूख हड़ताल पर जरा डिफरेंट तरीके से, मिजाह के तरीके से कमेंट किया। इमरान इस्माइल साहब का ट्वीट है मेरे सामने, पीटीआई सिंध के रहनुमा है, कह रहे हैं भूख हड़ताल, सुबह का नाश्ता, फिर 11 बजे शुरू, फिर लंच की डाइट, रात का खाना एज यूजुअल रात 11:30 बजे। भाई कौन सी भूख हड़ताल? क्वेश्चन मार्क। इमरान इस्माइल साहब से मैं यही कहूंगा कि मेरे होटल पे चले जाएं, मैं पैसे भी नहीं लूंगा इनसे। 10:30 बज रहे हैं, इनको भूख लग रही होगी इस वक्त, तो शायद यही चीज इनके जहन में गुजर रही है। इनको अपना टारगेट का भी रिसेंट जो धरना था वो याद आ जाना चाहिए कि इनके साथ क्या हुआ है। ये अलामती भूख हड़ताल है और हम चाहते हैं कि हमने अभी यूके में भी प्राइम मिनिस्टर हाउस के सामने की, जो कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच और ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन इसमें है उसको हमने उजागर किया। इसी तरह हम पाकिस्तान में भी, यूएसए में भी, वॉशिंगटन में भी यही भूख हड़ताल इस तरह करेंगे। और पाकिस्तान में खास तौर पे जो हमारी भूख हड़ताल है वो लाहौर हाई कोर्ट के जजेस के हम कोशिश करेंगे कि उनकी अटेंशन मिले कि जो उन्होंने एक फैसला 15 दिन का दिया कह रहे हैं, उस फैसले को वो जो एमक्यूएम के ऊपर नजर रखे हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि एमक्यूएम के मकामी और बैनुल-अक़वामी जो मुक़्तदर हल्के हैं उनके साथ मामला तय पा गए हैं, इसलिए एमक्यूएम फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रही है। देखिए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बैकफुट पे तो कभी भी नहीं आई थी। ये जरूर था कि जब ऑपरेशन हो रहा था तो उस ह्यूमन राइट्स की अली ये ना कहें मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर इमरान फारूक कत्ल केस, आप लोग काफी अंडर प्रेशर उस पे हम लोग नहीं एहतशाम, हमने कभी भी प्रेशर नहीं लिया था। हम हमेशा आके उस पे बात करते थे, डिफेंड करते थे और उसके साथ हम अपनी टीज चलाते थे। और आपने खुद देख लिया कि इलेक्शंस में एमक्यूएम को रिजल्ट्स भी मिल गए और इलेक्शंस में इतने भरपूर जीत के भी आ गई। अगर हम लोग बैकफुट पे होते तो शायद हम ये बल्दियाती इलेक्शन इतने बड़े कैनवस पे हम नहीं जीत सकते। अच्छा अली, क्विकली, अगर अलामती भूख हड़ताल का असर ना हुआ फिर क्या करेंगे आप? नहीं, इसका असर होगा और इंशाल्लाह इसके बाद जो डॉक्टर फारूक सत्तार भाई ने भी बिल्कुल वाज़े तौर पे कहा है कि इसके बाद फिर हम लोग धरना देंगे और वो धरना जो होगा वो फिर डिसाइसिव धरना होगा। पीटीआई वाला धरना कहाँ होगा? धरना नहीं होगा, वो इस्लामाबाद में होगा, कराची में होगा, लाहौर में होगा, पूरे पाकिस्तान में। उसमें भी आप कंटेनर लेके जाएंगे या कुछ नया लेकर आएंगे आप लोग? हो सकता है हमारे पास कोई और आइडियाज हो, जरूरी नहीं है कि हम उसी घर में जाएं। वो कंटेनर तो बेचारा आखिर में शादी करा के ही निकला और तो आजकल वो बस ली हुई है उन्होंने, उस पे भी सुना है कि एक और शादी होने वाली है। अली, थैंक यू सो वेरी मच कि आपने अपना टाइम निकाला। वो ये कह रहे हैं कि अगर भूख हड़ताल का भी असर ना हुआ तो फिर हम आगे बढ़ेंगे और धरने की तरफ जाएंगे और धरना इस्लामाबाद में होगा। एक ब्रेक लेंगे और नैब ने 16 साल की कारकर्दगी में क्या किया है जरा इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रन डाउन। नैब के मामले पर हमने पहले सेगमेंट में बात की थी। ये मामला ठंडे होने का नाम नहीं ले रहा। आखिर क्या है कि नैब को सख्त हदफ तनकीद बना रहे हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो। और नैब की जो 16 साल कारकर्दगी है जरा उसका भी जायजा लेंगे और माजी में जो नैब ने मुख्तलिफ अदवार में किरदार अदा किया, इंतकामी कार्रवाइयां की, शायद वो भी एक वजह है कि नैब पर इतनी आसानी से लोग ट्रस्ट नहीं करते। इस तमाम तर मामले पर बात करेंगे। मुझे इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ साहब ने। शाहिद साहब, कहिएगा आप किस तरह से देखते हैं नैब को जो हदफ तनकीद बनाया जा रहा है, कौन सही खड़ा है और कौन सही समत में आगे बढ़ रहा है? देखिए, ये जो आपने अपनी इंट्रोडक्शन में कहा किसी हद तक ये बात जायज है, बजा है। और ये नहीं हम कह सकते कि नैब इंतकामी कार्रवाइयां की, नैब से इंतकामी कार्रवाइयां करवाई गई। आपको याद होगा कि जब शुरू में एहतसाब सेल के तौर पर ये काम शुरू करवाया गया तो उस वक्त आपकी बाकायदा एक जमहूरी हुकूमत थी और नवाज शरीफ साहब ही उस हुकूमत के हेड थे और सैफुर रहमान जो हैं उनको इसका इंचार्ज बनाया गया। उस वक्त के ज़माने में जो मुकदमे बनाए गए वो आज तक शायद साबित भी किए जा सके और उसके ऊपर खासकर पीपल्स पार्टी को शिकायतें हैं कि जी उनके खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए गए। उसके बाद भी नवाज शरीफ साहब अपनी सेकंड टेन्योर में आए, उन मुकदमों पर कोई पेशरफ्त ना हो सकी। अगर वो वाकई सही मुकदमे होते तो उस पर पेशरफ्त होती। तो शायद साहब आप नहीं समझते कि नैब ने 16 साल में किसी बड़ी मछली पर हाथ नहीं डाला?
वो इसीलिए कि जो हुकूमतें थीं वो नैब को इसी मोड में इस्तेमाल करती रहीं कि हरीफों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों के लिए ये काम होता रहा और नैब को हमने सही एहतसाब के लिए इस्तेमाल नहीं किया। और यही वजह है कि नैब का जो नाम है और खासकर इसका जो काम है उसमें आपको कोई ऐसा कारआमद मामला जो है वो नजर नहीं आता और उसी का फायदा उठाते हुए आज उनके खिलाफ ये मुकदमा खड़ा कर दिया गया है। देखना यह है कि अगर ये जो मौजूदा हुकूमत जो कि जिसने इसकी बुनियाद खुद रखी थी, अगर आज उसको ये मालूम था कि नैब जो है वो सही एहतसाब आज तक नहीं कर सकी, तो क्या इस हुकूमत को हुकूमत में आते ही इसकी रिफॉर्म्स इस्लाहात नहीं करनी चाहिए थी, जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब आप कह रहे हैं। यानी बाकायदा एक पब्लिक गैदरिंग के अंदर नैब को इस तरह तनकीद उस पर करना और उसको एक धमकी दे देना, क्या ये लेकिन शाहिद साहब आप नहीं समझते कि नैब के रिएक्शन ने मियां साहब की बात को इंडोर्स कर दिया है कि हमारी वीकनेसेस हैं, हम समझते हैं हमारी कुछ कमजोरियां, ये इतना वीक रिएक्शन क्यों? वो इसलिए कि नैब जो है उसने अपने आप को उस तरह खड़ा नहीं किया। जो चेयरमैन नैब हैं उनको असर्ट करना चाहिए था, उनको बाकायदा अगर आप नाम दे रहे हैं लोगों के तो उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो भी कोई नजर आनी चाहिए थी। वो इस तरह का मामला नजर नहीं आ रहा और जब से ये मौजूदा चेयरमैन आए इनके जमाने में भी कोई ऐसा नैब ने काम नहीं किया जिसके तहत हम कह सके कि हाँ जी आज की जो नैब है यानी हुकूमत की तरफ से ही इन चेयरमैन को अपॉइंट किया गया और बाकायदा उसमें ऑपोजिशन के लीडर भी शामिल थे। शायद इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग थी कि जी ऐसे आदमी को लगाया जाए जिस पर हम रिलाई कर सकते हैं। इसीलिए हमने देखा कि पिछले 2.5-3 साल में मौजूदा हुकूमत के आने के बाद भी नैब की तरफ से कोई पकड़ दकड़ नहीं हुई। तो अब यकदम जब नैब जो है 150 आपकी बात से कुछ लोग इख्तिलाफ करते हैं, वो ये कहते हैं कि नैब तो बड़ा सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, इसीलिए तो मियां साहब डर गए। तो आप मुझे ये बताएं कि मियां साहब क्यों घबराए, उनको क्यों ये बयान देना पड़ा? वो इसलिए कि 150 नाम सुप्रीम कोर्ट ने मांगे और 150 मेगा स्कैंडल जो हैं उनके नाम नैब की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को दे दिए गए। वो चूंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था, अब ये नाम देने के बाद असल तो आगे कार्रवाई है और जब ये नाम दिए गए तभी से इनके खिलाफ एक मुकदमा शुरू कर दिया गया। आपको याद होगा कि जो स्पीकर नेशनल असेंबली हैं याद सादिक साहब, पहली वार्निंग तो उनसे दिलवाई गई जिसमें उन्होंने नैब को थ्रेटन किया, वार्निंग दी कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है अगर वो इस तरह का तरीका कार इख्तियार करेंगे। फिर आपके जो इत्तलात वजीर इत्तलात हैं उन्होंने अभी रिसेंटली जो बातचीत की कि नैब को हम पगड़ियां नहीं उछालने देंगे और अब तो नैब का भी एहतसाब हम करेंगे, नैब को बाकायदा इसकी सजा दी जाएगी। ये दूसरी वार्निंग थी और फिर तीसरी वार्निंग आपके प्राइम मिनिस्टर साहब ने दे दी एक धमकी की सूरत में। ये सब काम कब शुरू हुआ? ये उसी वक्त शुरू हुआ ना जब उन्होंने 150 मेगा स्कैंडल्स के बारे में। लेकिन शायद साहब मियां साहब की आखिरी वार्निंग के बाद हमने देखा कि जितने हरीफ थे वो हलीफ बन गए, सब एक पेज पर आ गए एहतसाब के मामले पर। ये तो होना था, ये तो होना था क्योंकि सबके कंधों पे बोझ है, सबने ऐसे ऐसे काम किए हुए। इस वक्त कम से कम 29 से 30 ऐसे नाम हैं जो बाकायदा पार्लियामेंट में बैठे हैं। तो लिहाजा यह पार्लियामेंट मिलकर ये जो बोर्ड या जिस कमीशन की तश्कील के बारे में हम बात कर रहे हैं, सुपरा एक जो है ऑर्गेनाइजेशन जो कि कमीशन जो कि नैब को कर्टेल करेगी और नैब पे नजर रखेगी और नैब के ऊपर पाबंदी लगा दी जाएगी कि वो कोई काम ऐसा नहीं कर सकते जो इस बोर्ड या इस कमीशन की मर्जी के बगैर हो। ये कौन सा तरीका है एहतसाब का? यानी एहतसाब का तो मतलब ही ये है कि एक ऐसा इदारा जो इंडिपेंडेंट हो और वो खुद ही इस चीज का मजाज हो कि लोगों को देखे और उनके बारे में कार्रवाई करे। अनफॉर्चुनेटली अभी रिसेंटली जो केपीके में भी हुआ है वो भी मैं समझता हूं कि नहायत अफसोसनाक बात है। यानी जो एहतसाब सेल के डीजी थे उन्होंने देखा कि जी ऐसे मौके पे इस्लाहात की बात की जा रही है जब उनके हाथ मिनिस्टर्स की तरफ और बल्कि चीफ मिनिस्टर का भी नाम उन्होंने लिया। उन्होंने तो खुल्लम खुल्ला बात कर दी। शेख रशीद साहब से मैं बात कर रहा था, वो हालांकि वो इमरान खान के अलाए हैं लेकिन वो भी ये बात कर रहे हैं कि उन्हें बड़ी मायूसी हुई जो कुछ पीटीआई ने केपीके में किया। जी बिल्कुल, ये कौन सी तब्दीली है और कौन सा नया पाकिस्तान है? आज वो इस पोजीशन में नहीं है। समझता हूं कि पीएमएलएन पीपीपी के साथ आज वो भी शायद उनका साथ देने पे मजबूर हो जाएं क्योंकि उन्होंने तो अभी ये काम किया है जो प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से अब होने जा रहा है। यानी वो भी इसका साथ देंगे कि हाँ नैब में इस्लाहात की जरूरत है और इस्लाहात के नाम पर, यानी इस्लाहात इस वक्त क्यों
ये सबसे बड़ा सवाल है। हुकूमत इसका जवाब दे। और मैं ये समझता हूं कि अब जो सिचुएशन बन रही है, इसमें जो वाहिद जिसकी तरफ अब हम सब की नजरें होना चाहिए और होंगी, वो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने ये नाम मांगे थे। सुप्रीम कोर्ट के कहने पे ये मेगा स्कैंडल्स जो हैं, इनके बारे में कार्रवाई के लिए ये नाम इकट्ठे किए गए, जो कि अब सबकी नजर में आ गए। तो सुप्रीम कोर्ट का फर्ज बनता है शेख साहब सारी कार्रवाई को आगे लेकर चले। शेख साहब ये कह रहे थे कि ये मामला नैब का सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड होगा, आपको भी ऐसा ही लग रहा है? मैं समझता हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट का फर्ज है। ये इस मुल्क की बका का मसला है। ये अरसे दराज से जो करप्शन और कुछ लूट मार इस मुल्क में होती रही, उसको कहीं ना कहीं तो अंजाम की तरफ लेकर चलना चाहिए। और ये एक अच्छा कदम होगा। और सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका है कि इस हुकूमत की गवर्नेंस खराब है। करप्शन के नाम पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत बड़े बड़े बयानात आ चुके हैं। अगर ये दोनों चीजें सुप्रीम कोर्ट के इल्म में हैं और 150 मेगा स्कैंडल्स का केस नैब की तरफ से फॉरवर्ड किया जा रहा है, तो फिर कौन सी वजह है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट आज ये बर्दाश्त करेगा कि अब इस नैब को रोकने के लिए एक ऐसा काम किया जाए जो कि नैब की जो ड्यूटीज हैं उसके रास्ते में रुकावट बने। मैं समझता हूं कि माजी में यही सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस जो हैं, वो तो टमाटरों पर भी सुओ मोटो करते रहे हैं। आज इस कौम का के ऊपर एक बहुत ही अहम वक्त आ गया है और हुकूमतें इकट्ठी होने जा रही हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, बेहद शुक्रिया। शाह लतीफ साहब ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को आना होगा और एक्शन लेना होगा, क्योंकि कुछ सियासी जमातें मिलकर नैब को कंटेन करने की कोशिश करेंगी और सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही। फेसबुक ट्विटर पर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। जिसका फॉर्म ले लिया है तो उसके बाद हिसाब से वीजा अप्लाई होगा। आप देखते हैं कि पाकिस्तान भी आया जा सकता है और साथ में मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी जाया जा सकता है। इसके साथ ही मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से पाकिस्तान ने मुत्तहिदा कायद की तकारीर और इंटरव्यूज नशर करने पर पाबंदी के खिलाफ लंदन में बरतानवी वजीर आजम की रिहाइशगाह के बाहर भूख हड़ताल करने के बाद मुत्तहिदा कराची में 4 रोजा अलामती भूख हड़ताल करने जा रही है। इतलात ये भी है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक बार फिर मुल्क की सियासत में बड़ा किरदार अदा करने की तैयारियां कर रही है, जिससे इन खबरों को तकवीत मिलती नजर आ रही है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मुकामी और बैनुल अक़वामी स्टेक होल्डर्स के साथ मामलात तय हो चुके हैं। रिपोर्ट आपने देखी। इस्लाम इशू पर बात करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियोज में मुझे ज्वाइन किया एमक्यूएम के रुकने कौमी असेंबली अली रजा आब्दी साहब ने। अली, आपका बेहद शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। कहिएगा कि कल आपकी राब्ता कमेटी ने बयान दिया कि अगले 15 दिन में कुछ होने वाला है, राशन अद्वियात जमा कर लें। आज आप खुद भूख हड़ताल पर जा रहे हैं कि आपके जो कायद हैं उन पर गैर एलानिया पाबंदी लगी हुई है, तो क्या सब प्लान्ड है ये या कुछ जल्दबाजी में फैसले हो रहे हैं? बहुत शुक्रिया एहतशाम। ये 2 इशूज हैं। जो 15 दिन के राशन की बात, मेरे ख्याल में अभी थोड़ी देर पहले शेख रशीद साहब ने भी उसको एंडोर्स कर लिया और बड़े वाज़े तौर पे कहा कि आइंदा कुछ दिनों में कुछ चेंजेस आने वाले हैं। उन्होंने 8 दिन दिए हैं। और जब चेंजेस उन्होंने 8 दिन दिए हैं और मैं समझता हूं कि बिल्कुल सही बात है और वो भी समझ रहे हैं, जैसे मेरे कायद समझ रहे हैं। और मेरे कायद ने भी इससे पहले काफी दफा बताया, पेशन गोइयां की कि जिसमें तालिबानाइजेशन, दाइश और बाकी इश्यूज के बारे में, और वो सच साबित हुई बाद में। अभी भी जो उन्होंने बात की वो इसी तनाजुर में थी कि जब नैब ने अपनी एक्टिविटी शुरू कर दी पंजाब में, और फिर साथ में रेंजर्स जो है वो भी पंजाब में जाने के लिए तैयार है। इसका आप इसमें देखिए तनाजुर में कि जो ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 1-1.5 हफ्ते पहले, उसमें कुछ कलादम तंजीमों के बारे में उन्होंने बताया था कि इनके गठजोड़ किस तरह हैं और ये अलकायदा और दाइश के साथ कैसे जाके मिलते हैं और ये इनके पीछे जाएंगे। ये सारी तंजीमें जो हैं साउथ पंजाब में PMLN के विंग्स के अंडर वहां पे रखी जाती हैं और संभाल के इनको राना सनाउल्लाह साहब हो गए और बहुत सारे इनके लीडर्स हो गए जो कि इनके वोटों पे जीत के आते हैं। तो इन्होंने इनसे वादा किया हुआ था कि जी हमारी हुकूमत आ जाएगी तो आप पे हम आंच नहीं आने देंगे, बाकी हर जगह पे होगा। तो जब आप ये कह रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा ब्लंडर सरजद होगा मुस्लिम लीग नून से, जैसे कि शेख रशीद साहब कह रहे थे कि कुल्हाड़ा खुद मारेंगे मियां साहब अपने पांव पर।
ये इस तरह होगा कि तवज्जो इसकी नैब की तरफ से इनके करप्शन के केसेस सामने आएंगे और जो कलादम तंजीमों के साथ इनके लिंक्स हैं, जो इनके जहन मिलते हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू होंगे और उसका एक रिएक्शन आएगा। और वो खुदा न खास्ता रिएक्शन जो है वो पंजाब में तो नहीं और बाकी जगहों पे शायद ही आए, कराची में हम जरूर एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कलादम एमक्यूएम ने पेशगोइयां कब से शुरू कर दी हैं? नहीं, पेशगोई नहीं, देखें हालात इस तरह के एहतशाम के, उसमें कोई भी समझदार आदमी वो समझ सकता है इसको। और कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन जो हैं वो कराची के पाकिस्तान के हालात से बहुत बखूबी वाकिफ है और वो देख रहे हैं कि किस तरफ करवट बैठ रही है। और बल्कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पंजाब जनाब नवाज शरीफ साहब, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कहलाते हैं, वो एकदम से जब से नैब ने थोड़ी सी तवज्जो इधर दी तो उन्होंने देखा मुड़ के तो एकदम से बिलबिला उठ गए। तो अली नैब ने कौन सा रिएक्शन दिया? नैब तो बिल्कुल खामोश रही। बड़ा उन्होंने तो तारीफें की, तो बड़ी अच्छी तजावीज दी है मियां साहब ने, उन्होंने तो ये कहा। हाँ, नैब ने अपनी कुछ एक्टिविटी पंजाब की तरफ लेके गए तो मियां साहब का रिएक्शन आया। उस रिएक्शन के तहत नैब ने बिल्कुल ही अपने आप को जमीन पर लेटा दिया कि जी जैसे मियां साहब कहते हैं वैसा होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं होगा। मियां साहब के ऑर्डर्स पे नैब नहीं काम करता, पार्लियामेंट के एक्ट पे काम करता है। टॉपिक पे मैं आना चाह रहा हूं, भूख हड़ताल, अलामती भूख हड़ताल का इस मुल्क की सिविलियन कयादत और मुक्तदर हलकों पर क्या असर होगा? एहतशाम ये देखिए कि लाहौर हाई कोर्ट ने कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई की स्पीचेस पे, तस्वीर पे, स्टेटमेंट्स पे एक बैन लगाया था जो कि 15 दिन का बैन था और वो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका आइडेंटिफाई किया और अपने ऑर्डर में दिया कि ये 15 दिन का बैन है। वापस उसको लाहौर हाई कोर्ट भेज दिया कि अब ये लाहौर हाई कोर्ट इस पे डिलिबरेट करके वो 15 दिन का जब ओरिजिनल बैन लगाया था तो उसको लिफ्ट कर दे। एक्सक्यूज मी। और अगर केस चलाना है तो केस वो चलाते रहें, केस हम लोग डिफेंड करेंगे, उनके हिसाब से जो भी प्रोसिक्यूशन है, जो भी वो करनी है वो करते रहें, लेकिन बैन जो है उसको हटा दे ताकि एक आवाज जो कि एंटी टेररिज्म पाकिस्तान में बहुत लाउड वॉइस थी, जो कि हमेशा आइडेंटिफाई करती थी कि पाकिस्तान में एंटी स्टेट एक्टिविटीज और उनके जो लोग थे कलादम तंजीमों के, इस तरह टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के, उनको आइडेंटिफाई करती थी, उस आवाज को बिल्कुल खामोश कर दिया गया। अच्छा अली, तो आपके मुखालिफिन ने भूख हड़ताल पर जरा डिफरेंट तरीके से, मिजाह के तरीके से कमेंट किया। इमरान इस्माइल साहब का ट्वीट है मेरे सामने, पीटीआई सिंध के रहनुमा है, कह रहे हैं भूख हड़ताल, सुबह का नाश्ता, फिर 11 बजे शुरू, फिर लंच की डाइट, रात का खाना एज यूजुअल रात 11:30 बजे। भाई कौन सी भूख हड़ताल? क्वेश्चन मार्क। इमरान इस्माइल साहब से मैं यही कहूंगा कि मेरे होटल पे चले जाएं, मैं पैसे भी नहीं लूंगा इनसे। 10:30 बज रहे हैं, इनको भूख लग रही होगी इस वक्त, तो शायद यही चीज इनके जहन में गुजर रही है। इनको अपना टारगेट का भी रिसेंट जो धरना था वो याद आ जाना चाहिए कि इनके साथ क्या हुआ है। ये अलामती भूख हड़ताल है और हम चाहते हैं कि हमने अभी यूके में भी प्राइम मिनिस्टर हाउस के सामने की, जो कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच और ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन इसमें है उसको हमने उजागर किया। इसी तरह हम पाकिस्तान में भी, यूएसए में भी, वाशिंगटन में भी यही भूख हड़ताल का बाकायदा आगाज करने से पहले आपको बताते हैं कि आज का रनडाउन क्या है। एहतिसाब के निजाम पर मुल्क की 3 बड़ी सियासी जमातें एक पेज पर, नैब के इख्तियारात में रद्दोबदल का मंसूबा बना लिया गया, सुपरा कमीशन बनाकर नैब को महदूद करने का प्लान किस किस को बचाने के लिए है। कराची में क्या होने वाला है? एमक्यूएम मुकम्मल खामोश, मगर अब मुत्तहिदा कायद की तकारीर पर गैर एलानिया पाबंदी के खिलाफ मुत्तहिदा ने भूख हड़ताल के लिए कमर कस ली। एमक्यूएम की नई हिकमत अमली सोच समझ कर तैयार की गई या इस बार भी जल्दबाजी? नैब 16 साल में किसी भी बड़ी मछली पर हाथ डालने में नाकाम रही। हर आने वाली हुकूमत ने नैब को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया। क्या माजी में नैब का किरदार ही इसके काम में सबसे बड़ी रुकावट है? आज का रनडाउन आपने जाना। नैब का मामला लग ये रहा था कि वज़ीर आज़म के सख्त बयान और नैब तर्जुमान की नरम वजाहत के बाद कुछ ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन ये मामला ठंडा नहीं पड़ रहा।
राना सनाउल्लाह जो कि वज़ीर कानून पंजाब हैं, वो आज एक बार फिर बोले और उन्होंने कहा कि मियां मंशा को तंग किया जा रहा है। अखबारात में ये खबरें लगती हैं कि मियां मंशा नैब के दफ्तर में 3 घंटे तक बैठे रहे। वो एक शरीफ आदमी है। जब उनसे सवाल हुआ कि मियां मंशा का आपकी हुकूमत से क्या ताल्लुक है, तो उन्होंने कहा कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के दौर में भी वो बड़े करीब थे मुशर्रफ साहब के, अब वो हमारी हुकूमत के भी करीब हैं। वो एक इन्वेस्टर आदमी हैं, उनसे बातचीत मामला चलते रहते हैं। मामला ये है कि मियां मंशा जो हैं उनके हवाले से मुबैना तौर पर जो करप्शन की तहकीकात है, इस मामले को सेनेट की जो कायमा कमेटी है उसने एहतसाब ब्यूरो नैब को भेजा था, जिसके बाद नैब ने एमसीबी निजकारी मामले की तहकीकाती रिपोर्ट 15 फरवरी 2015 तक पेश करने का हुक्म दिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जो 150 मेगा करप्शन केसेस की फहरिस्त नैब ने पेश की थी, उसमें एमसीबी बैंक निजकारी का यह केस भी शामिल था। मियां मंशा को नैब का नोटिस जारी किया गया और 47 सवालात भेजे गए और उनसे उन सवालात में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछे गए, क्या आपको पता था कि एमसीबी बैंक की निजकारी के लिए जमा करवाया गया बैंक गारंटी नंबर गलत था, एमसीबी को इसके अपने ही वसाइल से खरीदा गया और एमसीबी बैंक से ही कर्ज लिया गया, क्या आपको यह बात पता थी? जब आपने बैंक खरीदा उस वक्त पार्टनर की तादाद 12 थी, दीगर पार्टनर्स ने बैंक किस तरह छोड़ा, इन पार्टनर्स के शेयर किसने खरीदे, उन्हें इनके शेयर्स के बदले में क्या दिया गया? मियां मंशा ने 15 जुलाई 2015 कोई बयान रिकॉर्ड करवाया और 3 घंटे तक वो नैब के दफ्तर में मौजूद रहे और 1991 में मियां नवाज शरीफ के पहले दौर हुकूमत में निजकारी के जरिए मियां मंशा ने एमसीबी बैंक खरीदा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इस हवाले से हमने एक खुसूसी रिपोर्ट भी तैयार की है, जो कुछ हो रहा है जरा वो रिपोर्ट देखें, फिर इस पर मजीद बात करें। नैब से मुतल्लक जो वज़ीर-ए-आज़म ने बात की है वो एक तजवीज़ है। हुकूमत जो है वो इस सिलसिले में जरूरी कार्रवाई और कानूनी कार्रवाई जो है वो कर सकती है। 25 साल पहले एक ट्रांजेक्शन होती है मियां मंशा तो आप आज 2-2 घंटे 3-3 घंटे जो आप अपने वेटिंग रूम में बैठाते हैं, फिर उसकी वहाँ से जो है वो तस्वीरें जारी करवाते हैं कि जी वो बैठे हैं मुजरिम की तरह से। यहाँ पे तो बहुत से लोगों को बचाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। ज्यादा प्रॉस्पर किया है उनकी बिजनेस ने जब PMLN की हुकूमत आई है। मियां मंशा के खिलाफ कोई ऐसा काम केस नहीं, और कई लोग हैं जिनको बचाने के लिए जिस तरह लागे वो तन जाने, वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग हैं, सिर्फ उनको बचाने के लिए अगर इस तरह की बात की जाए तो मुनासिब नहीं। पंजाब में करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज करते ही नैब का महकमा हुक्मरान जमात के जेर अताब आ गया है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तंबीह के बाद नैब की जानिब से एक तफसीली बयान सामने आ चुका है, मगर उसके बावजूद ऐसा लग रहा है कि हुक्मरान जमात के वुज़रा नैब की किसी वजाहत को सुनने पर तैयार नहीं। मजीद इत्तलात ये हैं कि हुक्मरान जमात ने 1999 में नाफिज किए जाने वाले नैब ऑर्डिनेंस को खत्म करके नैब को कंट्रोल करने के लिए पार्लियामेंटेरियन सरकार पर मबनी एक सुप्रा कमीशन बनाने का उसूली फैसला कर लिया है। सुप्रा कमीशन के कयाम के बाद नैब किसी भी कार्रवाई से कबल इस हुकूमती कमीशन की पेश की इजाजत लेने का पाबंद होगा। इस तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमने इस्लामाबाद से दावत दी है अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा शेख रशीद अहमद साहब को, और शायद मुल्की सियासत की जो नब्ज है इनसे बेहतर कोई नहीं पढ़ सकता और कोई नहीं जानता। शेख रशीद अहमद साहब, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। हमें मालूम है कि आप रात 10 बजे अक्सर टॉक शोज में नजर नहीं आते, लेकिन बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। कहिएगा, एहतिसाब के मामले को लेकर तमाम सियासी जमातें मखमसे का शिकार क्यों हैं? क्या ये अपनी पसंद का एहतिसाब चाहती हैं कि जो ये कहें नैब वो करे? ये सारे चोर इकट्ठे होने जा रहे हैं और नैब की भी सियासी जिंदगी का फैसला होने जा रहा है। और नवाज शरीफ साहब के रास्ते में हमेशा से मुख्तदर हल्के वो समझते हैं रुकावट रहे, वरना वो मन मानी खेलते। ये आसिफ नवाज हो, बेग हो और करामत हो, मुशर्रफ हो, ये किसी के साथ नहीं चल सके। ज़ियाउल हक इनके माई बाप थे सियासी तौर पे, सिर्फ वो एक ऐसी शख्सियत थे जिनके साथ ये खुला डुला खेले। बाकी मंशा इनका तीसरा भाई है। मंशा ये ग्रुप पाकिस्तान में सरमायादारों का एक ऐसा ग्रुप है जो इस मुल्क की मईशत को खरीदता है, सियासत को खरीदता है, अदारों को खरीदता है, इलाकों को खरीदता है। और मैं ये समझता हूँ, मैं पहले कह चुका हूँ, इसको रिपीट नहीं करना चाहता कि ये आइंदा आने वाले 2016 बहुत अहम है और आइंदा आने वाले महीने जो हैं ये फैसला करेंगे। और ये भी हो सकता है कि ये नैप रोते रहे और कोई कैप हो जाए। नैप से कैप में जाते हुए कोई ज्यादा अरसा नहीं लग सकता,
और अगर ये समझते हैं कि इंटरनेशनल पावर्स उनके पीछे खड़ी हैं, तो मुख्तदर हलकों को भी पता है कि किसने इराक की फौज को तबाह किया, किसने लीबिया की फौज को तबाह किया। तो वैसे ही जो आसिफ जरदारी का इस वक्त मुल्क में लेवल है, जो सोच है, इमेज है, वही नवाज शरीफ का हो जाएगा। ये दौर मेट्रो, ऑरेंज ट्रेन और सोलर प्लांट और ये इंजन और ये चाइनीज लोकोमोटिव, मैं समझता हूं कि आसिफ जरदारी जो मैं बड़ी बात कहता था, जो बड़ी पॉपुलर है मुल्क में, अगर वो पेस्ट्री चोर था तो ये बेकरी चोर है। अगर पीपल्स पार्टी पेस्ट्री चोर थी तो मौजूदा हुकूमत बेकरी चोर है। और इस बेकरी का मैदा जो है, उसका खमीरा, मैं क्या कह सकता हूं, उसके खमीर, उसकी सोचें और जो कुछ इनको मशवरे दिए जा रहे हैं, मैं नहीं समझता कि ये बेल मुंडेर चढ़ सकती है, इसका कुछ भी नतीजा निकल सकता है। तो शेख साहब, आप ये कह रहे हैं कि मियां साहब अपने पैर पर कुल्हाड़ी 2016 में खुद ही मारेंगे? मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि एक चीज की किस्मत है जो उनको हमेशा ले आती है, और हमारी बेवकूफियां हैं, हमारे मसाइल ज़्यादा लोग हैं। और ये बल्दिये के इलेक्शन में साबित हुआ है कि पैसा फेंक तमाशा देख, और जनरल इलेक्शन के पास वक्त भी इनके पास मियां मंशा जैसे कई हैं। और मियां मंशा सिर्फ नवाज शरीफ को ही नहीं देता जी, और लोगों को भी माल लगाता है। बड़े लोगों का काम यही है, किसी को माल लगा के ऊपर ले आओ, किसी का मुंह चुप कराने के लिए उसका माल लगा दो। मियां मंशा इस काम का माल देता है मियां मंशा? सर नाम लें। बैट्समैन है जी। क्या फरमाया मैंने कहा सर किस किस को मियां मंशा साहब पैसे देते हैं, नाम ले दें आप। चारों में कह दिया, वक्त आया तो कह भी दूंगा। अगर ये सियासत के हालात खत्म रहे कि मार्च से मैं, क्योंकि मेरे पास तो पैसे नहीं है जलसा करने के, रोज मार्च के महीने में एक टीवी शो करूंगा। अगर इन्होंने मेरे टीवी शो पे पाबंदियां ना लगा दी, और कौम को हकीकत बताऊंगा कि ये मंशा टाइप लोग कौन है और कराची में माफिया क्या है, और कौम को निकलना होगा जी। मर जाएंगे हम लोग। ये लूट मार का हमें 19 करोड़ लोगों को इन्होंने कैदी बना लिया है, माशी तौर पे मजारा समझ लिया है। हमने बेशर्मी और बेगैरती की जिंदगी गुजारनी है, यह गैरत से मरना है। मेरा पहले दिन से यही नारा है कि सड़क पे आओ, चौक और चौराहे पे, मरो या मर जाओ, और इस निजाम से और गंदे और परागंदा लोगों से इस कौम को साफ करो। शेख साहब, फिर मार्च में आप पहला इंटरव्यू मुझे ही दे दीजिएगा जो इंकिशाफात आप करने वाले हैं। इंशाअल्लाह। सर, ये आप नेशनल टेलीविजन पर कमिटमेंट कर रहे हैं कि मार्च में फिर पहला शो आप मेरे साथ करेंगे? इंशाअल्लाह। अच्छा सर, कुल्हाड़ी की आपने बात की, तो आसिफ अली जरदारी तो बचाने आ जाएंगे मियां साहब को, जिस तरह धरनों में बचाया था? वो खुद बचेगा तो धरने का मसला और था, अब मसला और है। अब पाकिस्तान सालमियत का सवाल है। पाकिस्तान की सालमियत पे सुपर पावर्स वार कर रही हैं। सुपर पावर इस महीने में आएंगी, मार्च में आएंगी, ये भी मार्च में सुपर पावर्स के पास जाएंगे। और अगर ये समझते हैं कि पाक फौज किसी सुपर पावर से डरी है या उसके जेर असर है या उनकी इन्फ्लुएंस में है, तो इन ख्याल अस्तो महाल अस्तो जुनू। अच्छा शेख साहब, ये जरदारी साहब का क्या चक्कर है? वो बाहर बैठे हैं, बड़े आराम से रिलैक्स कर रहे हैं और बयानात भी दे रहे हैं। अभी कल बयान दिया कि मियां साहब FIA को भी ठीक करें, ये भी सही नहीं चल रही। उसकी लगती है चौधरी निसार से जरा, चौधरी निसार भी उससे खुंदक खाता है, ठीक ही करता है। मैं निसार के साथ हूँ। और सर, मियां साहब निसार के पीछे हैं या नहीं है? आसिफ जरदारी साहब का आपने फरमाया, आसिफ जरदारी साहब के बिहाफ पे रहमान मलिक साहब ने 2 मीटिंग्स की मुख्तदर हलकों से, और वो ड्राफ्ट भी डिस्कस किया कि आसिफ जरदारी ये बयान दे देते हैं जो उन्होंने कहा ईंट से ईंट बजा देते हैं, उसका मतलब ये नहीं था, ऐसे था। मुख्तदर हलकों ने रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर वो केस में मतलूब है तो उससे कोई सुलाई नहीं है। 27 को जहाज उनका तैयार था सऊदी अरब से पाकिस्तान आने के लिए, और यहाँ भी मुख्तदर हल्के तैयार बैठे थे उनको पकड़ने के लिए, लेकिन उनको पता लग गया कि ये काम खराब है, इसलिए वो सऊदी अरब से वापस दुबई और दुबई से अमेरिका, और हमें बेवकूफ बना रहे हैं। वो अमेरिका के ओबामा के नाश्ते में चले गए। मैं भी 2 दफा उस नाश्ते में गया हूँ। शेख साहब, आखिरी वो जम्बे गफीर होता है, और एक दफा मैं उठाया तो उन्होंने, अमेरिकन ने मुझसे पैसे वापस लिए कि तुम वो क्या होता है, वेव कर देता है। हम गुलाम लोग हैं, समझते हैं अमेरिकन सदर ने हाथ ला दिया, बस सत्ते खा रहे हैं। पाकिस्तान में हम खबर लगवा देते हैं। मैं और शहीद बेनजीर भुट्टो एक ही टेबल पे थे जब अमेरिकन प्रेसिडेंट का ये, इसको एक मजहबी से त्यौहार का उनका दिन होता है, ब्रेकफास्ट, उसको पता नहीं क्या इंग्लिश में कहते हैं। हमें बेवकूफ बनाने के लिए कोई मौका ये गैंग ऑफ 5 नहीं छोड़ते। अब अपने 30 बच्चों को तैयार कर रहे हैं गुलामी के पिलर खड़े करने के लिए। इंशाअल्लाह ताला ये कौम 2016 में बेहतरी की तरफ जाएगी, और 7-8 दिन के बाद
इस कौम की तकदीर के जो ये गलत फैसले करेंगे इनके गले में पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद हमारे साथ मौजूद थे और वो ये कह रहे हैं कि अगले 8 दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं और 2016 बड़ा मुल्की सियासत के लिए इंपॉर्टेंट है और मार्च के महीने में कुछ होने वाला है और उन्होंने कमिट भी किया है कि वो क्या होने वाला है वो हमारे शो पर ही बताएंगे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और एमक्यूएम ने 15 दिन का राशन जमा करने का कहा और अब एमक्यूएम खुद भूख हड़ताल पर चली गई है। जरा इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। 4 रोज इसके लिए हम भूख हड़ताल करेंगे। 19 फरवरी, 20 फरवरी, 21 फरवरी और 22 फरवरी सुबह 11 बजे से लेकर रात 11 बजे तक ये भूख हड़ताल होगी। जो आईन ने जमानत दी थी हमारे बुनियादी हुकूक की, वो लाहौर हाई कोर्ट ने हमें महरूम कर दिया हमारे इस बुनियादी हक से। स्कॉटलैंड यार्ड की जानिब से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कायद को मनी लॉन्ड्रिंग केस में हाजिरी से इस्तिस्ना और पासपोर्ट वापस करने के फैसलों के बाद सिंध की सियासत में तेजी आ गई है। एक जानिब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की मुकामी और लंदन राब्ता कमेटी ने अवाम को 15 दिन का राशन जखीरा करने का मशवरा दिया, तो दूसरी जानिब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कायद की जानिब से पाकिस्तानी वीजा फॉर्म के हुसूल की खबरों ने पाकिस्तानी सियासी माहौल को मजीद गर्मा दिया है। उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, बहुत सारे मुल्कों में उसके वीजे की जरूरत नहीं होती है। पाकिस्तान में अलबत्ता आने के लिए वीजा अप्लाई किया है उन्होंने। तरह करेंगे और पाकिस्तान में खास तौर पे जो हमारी भूख हड़ताल है वो लाहौर हाई कोर्ट के जजेस के हम कोशिश करेंगे कि उनकी अटेंशन मिले कि जो उन्होंने एक फैसला 15 दिन का दिया कह रहे हैं, उस फैसले को वो जो एमक्यूएम के ऊपर नजर रखे हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि एमक्यूएम के मकामी और बैनुल-अक़वामी जो मुक़्तदर हल्के उनके साथ मामला तय पा गए हैं, इसलिए एमक्यूएम फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रही है। देखिए, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बैकफुट पे तो कभी भी नहीं आई थी। ये जरूर था कि जब ऑपरेशन हो रहा था तो उस ह्यूमन राइट्स की अली ये ना कहें मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर इमरान फारूक कत्ल केस आप लोग काफी अंडर प्रेशर उस पे हम लोग नहीं एहतशाम, हमने कभी भी प्रेशर नहीं लिया था। हम हमेशा आके उस पे बात करते थे, डिफेंड करते थे और उसके साथ हम अपनी टीज चलाते थे। और आपने खुद देख लिया कि इलेक्शंस में एमक्यूएम को रिजल्ट्स भी मिल गए और इलेक्शंस में इतने भरपूर जीत के भी आ गई। अगर हम लोग बैकफुट पे होते तो शायद हम ये बल्दियाती इलेक्शन इतने बड़े कैनवस पे हम नहीं जीत सकते। अच्छा अली, क्विकली, अगर अलामती भूख हड़ताल का असर ना हुआ फिर क्या करेंगे आप? नहीं, इसका असर होगा और इंशाल्लाह इसके बाद जो डॉक्टर फारूक सत्तार भाई ने भी बिल्कुल वाज़े तौर पे कहा है कि इसके बाद फिर हम लोग धरना देंगे और वो धरना जो होगा वो फिर डिसाइसिव धरना होगा। पीटीआई वाला धरना कहाँ होगा? धरना नहीं होगा, वो इस्लामाबाद में होगा, कराची में होगा, लाहौर में होगा, पूरे पाकिस्तान में। उसमें भी आप कंटेनर लेके जाएंगे या कुछ नया लेकर आएंगे आप लोग? हो सकता है हमारे पास कोई और आइडियाज हो, जरूरी नहीं है कि हम उसी घर में जाएं। वो कंटेनर तो बेचारा आखिर में शादी करा के ही निकला और तो आजकल वो बस ली हुई है उन्होंने, उस पे भी सुना है कि एक और शादी होने वाली है। अली, थैंक यू सो वेरी मच कि आपने अपना टाइम निकाला। वो ये कह रहे हैं कि अगर भूख हड़ताल का भी असर ना हुआ तो फिर हम आगे बढ़ेंगे और धरने की तरफ जाएंगे और धरना इस्लामाबाद में होगा। एक ब्रेक लेंगे और नैब ने 16 साल की कारकर्दगी में क्या किया है जरा इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रन डाउन। नैब के मामले पर हमने पहले सेगमेंट में बात की थी। ये मामला ठंडे होने का नाम नहीं ले रहा। आखिर क्या है कि नैब को सख्त हदफ तनकीद बना रहे हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो। और नैब की जो 16 साल कारकर्दगी है जरा उसका भी जायजा लेंगे और माजी में जो नैब ने मुख्तलिफ अदवार में किरदार अदा किया, इंतकामी कार्रवाइयां की, शायद वो भी एक वजह है कि नैब पर इतनी आसानी से लोग ट्रस्ट नहीं करते। इस तमाम तर मामले पर बात करेंगे। मुझे इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ साहब ने। शाहिद साहब, कहिएगा आप किस तरह से देखते हैं नैब को जो हदफ तनकीद बनाया जा रहा है, कौन सही खड़ा है और कौन सही समत में आगे बढ़ रहा है? देखिए, ये जो आपने अपनी इंट्रोडक्शन में कहा किसी हद तक ये बात जायज है, बजा है और ये नहीं हम कह सकते कि नैब इंतकामी कार्रवाइयां की। नैब से इंतकामी कार्रवाइयां करवाई गई। आपको याद होगा कि जब शुरू में एहतसाब सेल के तौर पर यह काम शुरू करवाया गया तो उस वक्त आपकी बाकायदा एक जमहूरी हुकूमत थी और नवाज शरीफ साहब ही उस हुकूमत के हेड थे और सैफुर रहमान जो हैं उनको इसका इंचार्ज बनाया गया। उस वक्त के ज़माने में जो मुकदमे बनाए गए वो आज तक शायद साबित भी किए जा सके
और उसके ऊपर खासकर पीपल्स पार्टी को शिकायतें हैं कि जी उनके खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए गए। उसके बाद भी नवाज शरीफ साहब अपनी सेकंड टेन्योर में आए, उन मुकदमों पर कोई पेशरफ्त ना हो सकी। अगर वो वाकई सही मुकदमे होते तो उस पर पेशरफ्त होती। तो शायद साहब आप नहीं समझते कि नैब ने 16 साल में किसी बड़ी मछली पर हाथ नहीं डाला? वो इसीलिए कि जो हुकूमतें थीं वो नैब को इसी मोड में इस्तेमाल करती रहीं कि हरीफों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों के लिए ये काम होता रहा, और नैब को हमने सही एहतसाब के लिए इस्तेमाल नहीं किया। और यही वजह है कि नैब का जो नाम है और खासकर इसका जो काम है उसमें आपको कोई ऐसा कारआमद मामला जो है वो नजर नहीं आता, और उसी का फायदा उठाते हुए आज उनके खिलाफ ये मुकदमा खड़ा कर दिया गया है। देखना यह है कि अगर ये जो मौजूदा हुकूमत जो कि जिसने इसकी बुनियाद खुद रखी थी, अगर आज उसको ये मालूम था कि नैब जो है वो सही एहतसाब आज तक नहीं कर सकी, तो क्या इस हुकूमत को हुकूमत में आते ही इसकी रिफॉर्म्स इस्लाहात नहीं करनी चाहिए थी, जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब आप कह रहे हैं? यानी बाकायदा एक पब्लिक गैदरिंग के अंदर नैब को इस तरह तनकीद उस पर करना और उसको एक धमकी दे देना, क्या ये? लेकिन शाहिद साहब आप नहीं समझते कि नैब के रिएक्शन ने मियां साहब की बात को इंडोर्स कर दिया है कि हमारी वीकनेसेस हैं, हम समझते हैं हमारी कुछ कमजोरियां? ये इतना वीक रिएक्शन क्यों? वो इसलिए कि नैब जो है उसने अपने आप को उस तरह खड़ा नहीं किया। जो चेयरमैन नैब हैं उनको असर्ट करना चाहिए था, उनको बाकायदा अगर आप नाम दे रहे हैं लोगों के तो उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो भी कोई नजर आनी चाहिए थी। वो इस तरह का मामला नजर नहीं आ रहा, और जब से ये मौजूदा चेयरमैन आए इनके जमाने में भी कोई ऐसा नैब ने काम नहीं किया जिसके तहत हम कह सके कि हाँ जी आज की जो नैब है यानी हुकूमत की तरफ से ही इन चेयरमैन को अपॉइंट किया गया, और बाकायदा उसमें ऑपोजिशन के लीडर भी शामिल थे। शायद इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग थी कि जी ऐसे आदमी को लगाया जाए जिस पर हम रिलाई कर सकते हैं। इसीलिए हमने देखा कि पिछले 2.5-3 साल में मौजूदा हुकूमत के आने के बाद भी नैब की तरफ से कोई पकड़ दकड़ नहीं हुई। तो अब यकदम जब नैब जो है 150 आपकी बात से कुछ लोग इख्तिलाफ करते हैं, वो ये कहते हैं कि नैब तो बड़ा सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, इसीलिए तो मियां साहब डर गए। तो आप मुझे ये बताएं कि मियां साहब क्यों घबराए, उनको क्यों ये बयान देना पड़ा? वो इसलिए कि 150 नाम सुप्रीम कोर्ट ने मांगे, और 150 मेगा स्कैंडल जो हैं उनके नाम नैब की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को दे दिए गए। वो चूंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था, अब ये नाम देने के बाद असल तो आगे कार्रवाई है, और जब ये नाम दिए गए तभी से इनके खिलाफ एक मुकदमा शुरू कर दिया गया। किसने यमनी फौजों को तबाह किया, ट्यूनिस की फौजों को, जॉर्डोनियन के पीछे पड़े, ये सारी कुव्वतें वो हैं जो हमारे एटॉमिक के, हमारे स्मार्ट बम्स के, हमारे नसर बम के, उससे उसकी सलाहितों और हमारे साइंसदानों की सलाहितों से खौफजदा है, और एक मामला यूरोप में मैं जानना ये चाह रहा हूं, चौधरी निसार साहब की जबान में बात करूं, अगर किस नैब ने किसके दुम पर पांव रख दिया था जो मियां साहब को इतना गुस्सा आ गया, पब्लिकली उन्होंने इतनी सख्त बात कर दी? मैंने तो कहा कि गैंडे ने पांव रख दिया शेर की दुम पे, और गैंडा खतरा है शेर की दुम मुंह में ना ले ले, और अगर गैंडे ने शेर की दुम को लेके शेर कर लगवाने शुरू कर दिए तो सारे मुल्क में चंगाड़ शुरू होगी। मियां मंशा तो एक वन ऑफ दी वो लोग हैं, अभी फैसलाबाद के लोग इसमें हैं। ये सारी प्लानिंग के तहत चीजें मुनाफा बख्श बेची गई हैं, और मसला क्या है जी, अभी तो मुजरम नहीं ठहराए गए मंशा साहब। मंशा साहब ने सियासी पार्टियों को जेब में रखा हुआ है नवाज शरीफ के लिए। 3 घंटे नैब के दफ्तर में बिठाया, इस बात का गुस्सा है शायद? दफ्तर में तो वो बड़ा मिटा हुआ आदमी है, शायद वो खामोश ही रहता है, शायद बात आगे बढ़ने जा रही, और बात इस हद तक आगे बढ़ने जा रही है कि कई सरमायादार, देखें पाकिस्तान की एक्सपोर्ट तबाह हो रही है। क्रूड ऑयल मतलब मंशा को सस्ता क्यों दिया जा रहा है और दूसरों को तेल महंगा क्यों दिया जा रहा है? ये खाला का बेटा लगता है नवाज शरीफ साहब का। क्रूड ऑयल का जो पावर प्लांट चल रहे हैं वो मंशा के हैं, उसको फायदा पहुंचाने के लिए इसको कम कर दिया। और एलएनजी का जो इतना बड़ा ड्रामा है, ये सैफुर रहमान भी इनका भाई है। ये क्या मसला है? किस शरह पे, कितने किराए पे एंग्रो वालों को वो टर्मिनल है, कितना एमएमबी यूट्यूब जो है वो उसको रेंट मिलेगा, पावर प्लांट को किस कीमत पे एलएनजी जाएगी?
टेक्सटाइल को किस कीमत पे जाएगी, हम गरीबों को सीएनजी, ये सब फ्रॉड है। इस दफा इनको समझ आ गई है कि हमारे मसला आगे ये है बोलने कि वाला मियां नहीं साहब ने इतना सख्त बयान दिया, उसके बाद खिलाफे तवक्को जो नैब के तर्जुमान ने बयान दिया वो बड़ा ही नरम था। उससे लग रहा था कि मियां साहब ने पता नहीं क्या तजावीज दे दी हैं जो नैब को बड़ी अच्छी लगी हैं। देखिए, अच्छी वच्छी कोई नहीं बनी। नैब का ख्याल था कि अपोजिशन भी उनके साथ है, उनके नामजद हो, गवर्नमेंट भी उनके साथ है। फजलुर रहमान वैसे ही कल मिला है। पहले शुजात साहब शहबाज साहब पहली रैकी करते हैं, पहला इनिशियल गेम करते हैं। कल जब फजलुर रहमान से वो मिले तो समझ आ गई थी ये क्या करने जा रहे हैं। जल्दी करें, तेजी तब होगी जब ये करेंगे। और इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उन्होंने ये बल्दियाती इलेक्शन उन्होंने देखा कि हम खरीद सकते हैं, क्या मसला है, ये हम सारे इंतखाबात खरीद सकते हैं। इलेक्शन कमीशन उनका है। जजिस के बारे में जो नवाज शरीफ साहब की पॉलिसी है वो सबको पता है। वो तो जहांगीर करामत के दौरान उन्होंने जर्नैलों को भी खरीदने की कोशिश की। ये अलहदा बात है कि आसिफ नवाज के दौर में ये बात बेल मंडेर नहीं चढ़ सकी और उनके मामलात जो हैं काफी पेचीदा हैं। मेरा ख्याल है मुल्क की सियासत बहुत ही पेचीदा दौराय में आइंदा 8 दिनों में दाखिल हो जाएगी। फरवरी की 25-27 तारीख से ये नाजुक दौर में दाखिल हो जाएगी। नाजुक दौर में होने क्या वाला है और नैब के साथ क्या होने वाला है? नैब के साथ कुछ नहीं होने वाला, नैब के साथ नहीं होने वाला। जिन्होंने कुछ करना है, उन्होंने अगर कुछ करना है तो यही 2-3 महीने हैं, उनके पास भी वक्त थोड़ा है। वरना नवाज शरीफ इस मुल्क और कौम पे मुसल्लत है, उसको छुटकारा हासिल करने के लिए क्या होगा और क्या नहीं होगा ये अल्लाह को पता है। लेकिन नवाज शरीफ साहब हस्बे मामूल, जब मैं कहता था जब 2 ताई अक्सरियत में आते हैं वो अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारते हैं। ये कुल्हाड़ा मुखालफों को लगेगा, ये कुल्हाड़ा मुक़्तदर ताकतों को लगेगा, या खुद नवाज शरीफ साहब के पाँव पे लगेगा। ये आइंदा आज के बाद 90 दिन 60 दिन लगा लें, उसमें फैसला हो जाएगा। शेख साहब, नवाज शरीफ और उनके वुज़रा ये तासुर देने की कोशिश करते हैं जब हम उनसे सवाल करते हैं कि जी अस्करी क़यादत और वो एक पेज पर है और सब बड़ा परफेक्ट चल रहा है, ये कुछ सियासतदान है। आपने मेरा दिल से सवाल किया आज। अब आपको समझ आई है जो शेख रशीद कह रहा था कि कभी नहीं है। सिर्फ आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ एक पेज पे है, फजलुर रहमान भी इनके कोने में एक क्लिप लगा हुआ है। यही आल असफंद यार वली का है, माइनस इमरान खान। अभी मैं पार्टी की बात नहीं करता उसकी, उन्होंने जो केपीके में किया अच्छा नहीं किया, लेकिन इमरान खान एक ऐसा बंदा है जिससे उम्मीद है कि इस चीज के खिलाफ बाहर निकलेगा। हर उस पॉलिटिकल कुव्वत को जिसकी गैरत जिंदा है, चोरों के इस एक्शन के खिलाफ बाहर निकलना चाहिए। अगर इस एक्शन पे कौम, अगर इन्होंने चेंज किया नैब लॉ, बाहर ना निकली, आटे दाल चीनी के चक्रों में लगी रही, तो फिर मैं यकीन से कह सकता हूं कि जमहूरियत के दिन कुछ ज्यादा लंबे नहीं है। शेख साहब, जो कुछ पीटीआई ने केपीके में किया है एहतसाब कमीशन के साथ, मियां साहब के स्टेटमेंट के बाद, तो सब लोग कह रहे हैं और हम भी समझते हैं, आप नहीं समझते तीनों जमातें एक पेज पर आ गई हैं एहतसाब को लेकर? मुझे पूरा यकीन है कि इमरान खान वापस लौटेंगे और वो जो कुछ हुआ है बुरा हुआ है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उन केपीके में जो कुछ हुआ है उससे उनकी सियासी बहुत नुकसान पहुंचेगा। ये तहरीक बनने जा रही है, बिल आखिर इस तहरीक का फैसला या सड़कों पे होगा या सुप्रीम कोर्ट में होगा, या फिर वही होगा कि प्रेशर कुकर फटेगा। सब फिर कहेंगे जनाब अली कि ये पटाखा जो है ये कैसे चल गया और कैसे प्रेशर कुकर फट गया। सारी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एमक्यूएम से लेकर नून लीग तक हर सियासी जमात किस जल्दी में है? देखें, एक ऐसा वक्त है जिसमें वो समझते हैं कुछ मनवा लें। 2016 मैं कह चुका हूं, बार बार कह रहा हूं, बहुत अहम साल है और ये मार्च अप्रैल कुछ दिन बढ़ जाएं, उसमें बहुत सारे सियासी फैसले होने हैं। अच्छा शेख साहब, कमिंग बैक टू द टॉपिक, आपको नैब के साथ कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा, आप ये कह रहे हैं? देखिए, नवाज शरीफ अगर आइन लाएंगे तो अपने अगर अमेंडमेंट लाएंगे, अगर इख्तियारात सलब करें